नमस्कार। कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी वो चीज़ें हमको नहीं मिलती जिन चीज़ों को हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो परेशान ना हो सकता है ऊपर वाले ने उतना ही हमको हमारी किस्मत में लिखा हो और उसके बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला हो। शायद ये बात हम जिस दिन कह रहे हैं और आप जिस दिन मेरी बात सुनाएंगे तो ये रिजल्ट का कुछ ऐसा एक दौर चल रहा है और इस टाइम पे बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपने रिजल्ट को लेकर के। कोई बात नहीं, अगर आपने अपनी साइड से 100% दिया है तो रिजल्ट की चिंता ना करें कि आपको इतने मार्क्स मिले। ठीक है, कभी कभी हमारा लक भी कभी कभी हमारे सामने आ जाता है। हमेशा हम ये बात नहीं कहते कि डेस्टिनी के ऊपर पूरी तरीके से आप डिपेंड हो जाए। बाकी आपका लेबर, पहले आपका लेबर देन आपका लक। ठीक है ना, आपने किया ना, आपने अपना 100% दिया। अगर वहाँ से 90% आया तो कोई बात नहीं, इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। कैश बुक हम आपको पढ़ा रहे थे और कैश बुक का आज सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट हम लेकर के आपके सामने आ गए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिंपल कैश बुक क्लियर कर दिया था, है ना। वो सिंपल था, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में सारी इनकम और क्रेडिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, सिंपल। आज हम आपके सामने आकर के लिए आए हैं कैश बुक का डबल कॉलम। ठीक है, डबल कॉलम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगे ऐसा कि ये टफ हो सकता है तो टफ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसमें जैसे कैश बुक का एक कॉलम हमने बताया था वो क्लियर होगा आपको। इसमें कैश के साथ हम बैंक का कॉलम और ऐड कर देते हैं, बस। बाकी फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। जहाँ कैश अकाउंट हमने खोला था वहाँ कैश के साथ एक और बैंक का अकाउंट और आ जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड पे भी और सेम टू सेम क्रेडिट साइड पे भी दो हो गए। ठीक, डेबिट साइड पे सेम रिसीट्स आएंगी सारी और क्रेडिट साइड पे सारे पेमेंट्स आएंगे। ये भी बात क्लियर है आपको। ओपनिंग बैलेंस होगा जैसे सेम, हमने इसमें 2 बैलेंस ओपनिंग होता है तो कैश में ओपनिंग बैलेंस उसमें भी होता है। अच्छा, बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, माने बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ सकता है, समझ गए, है ना। बैंक में क्रेडिट साइड पर भी बैलेंस आ सकता है, माने बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस की बात करते हैं अगर हम, तो कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी अपनी ये बात बताई थी कि कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, उसमें क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस हमारे कम होने चाहिए, क्योंकि कैश हमारे पास जितना हम उतना ही तो खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन बैंक के साथ डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट की हमारे पास फैसिलिटी रहती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ बस एक चीज़ बहुत समझने वाली जो चीज़ है वो है कि यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। अब ये कॉन्ट्रा क्या होता है ना। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स जो दोनों साइड पर होगी, यानी कैश को भी इफेक्ट करेगी हमारे और हमारे बैंक को भी इफेक्ट करेगी। जैसे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऐसा लिखा हुआ होगा, है ना। अब क्या है, कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारे पास से कैश कम हो गया और बैंक उधर पे हमारा इंक्रीज हो गया। दोनों अकाउंट को ये इफेक्ट करेंगी ना बातें हमारी, है ना। दोनों को अकाउंट को इफेक्ट करेंगी, बस दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, जो बोथ अकाउंट्स को इफेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री इज दैट इफेक्टेड द बोथ अकाउंट मीन्स कैश एंड बैंक। क्लियर मेरी बात आपको? एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आ रही है ना। तो ये इसका मतलब कैश में भी जाएगा और बैंक में भी जाएगा, तो जो दोनों में जाएगा वो कॉन्ट्रा एंट्री है ना। ऐसे ही कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया, क्या आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, पर्सनल होता तो उसे ड्राइंग कहा जाता है ना, लेकिन ऑफिस यूज के लिए है तो क्या आएगा, इसको कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे रिसीव और चेक, कोई भी चेक हमें रिसीव हुआ और चेक को बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो अब आप समझ गए मेरी बात को। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री जो दोनों अकाउंट को इफेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें हम इसको सी करके और इंडिकेट कर देते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो जाएगा और उसके बाद हम आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। एक बार फॉर्मेट और सेम फॉर्मेट रहता है जैसे सिंपल बैलेंस शीट, हमने सिंपल कैश बुक बताया था आपको। डिफरेंस क्या होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ।
कॉन्ट्रा एंट्री के लिए एक और, उसके बाद कैश अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, डबल हो जाता है। ठीक है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये डेबिट साइड का और ये क्रेडिट साइड का। सही है, ठीक है। इधर पे सारी हमारी इनकम आएंगी, हमारे जितने हमारे पास रुपीस आएंगे, ये बैंक के साथ भी है सेम टू सेम, और सेम ही ये कैश के साथ है। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा जो स्टार्ट होगा ये टू बैलेंस, बैंक की कंडीशन में बाय बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट हो सकता है बैंक के साथ। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन की साइड अपने। क्वेश्चन आपके सामने, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों हैं, है ना। हम एक साथ पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आपके करते जाते हैं, डेट वाइज होगा बिल्कुल। 1 अप्रैल ये शुरू हो जाएगा हमारा टू बैलेंस। ब्रो डाउन, फिर 5500 रुपीज़ का तो कैश है और 15,000 रुपीज़ का हमारा बैंक है। ठीक है, चलते हैं आगे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सेल हुई है लेकिन कैश में हुई है सिर्फ, तो हम सिर्फ एंट्री करेंगे कैश में ही। कितने की हुई है, 9,000 रुपीज़ की, इधर कुछ नहीं आएगा। चलते हैं आगे। रिसीव अ चेक फ्रॉम लक्ष्मण, लक्ष्मण से एक चेक रिसीव हुआ है हमको, चलेंगे। चेक रिसीव हुआ है, समझे इस बात को, चेक रिसीव होने के बाद डिपॉजिट नहीं हुआ है बैंक में। क्लियर है, तो जब चेक रिसीव होता है तो उसे एज अ कैश माना जाता है। समझ गए मेरी बात को, जब चेक रिसीव हुआ है सिर्फ तो उसे कैश माना जाता है, लेकिन अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ अभी क्या है, कैश हमारा इंक्रीज हो गया है। समझ लो, ठीक है। लिखेंगे हम थर्ड को, टू लक्ष्मण से आया है ना मेरे पास, लक्ष्मण कितने रुपीज़ का है, 4,200 रुपीज़ का। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है, 4 तारीख को रिसीव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जो चेक हमें रिसीव हुआ था वो 3 तारीख को रिसीव हुआ था, और 4 तारीख को हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात इतनी। जो चेक हमारे पास आया था वो तो आ गया लखनऊ से, अब ये जो चेक है वो हमने किस में डिपॉजिट कर देंगे, हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। इसका मतलब बैंक तो इंक्रीज हो जाएगा, हमारे पास से यहाँ पर कैश कम हो जाएगा। समझ गए, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर मेरी बात, एंट्री बनाएंगे इसकी हम। 4 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट 4,200। ठीक है, इतने रुपये का हमारे पास से कैश कम हो गया, इसको सी लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। और इधर पे हमारा क्या, बैंक हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया इतना, टू कैश 4,200। सही है, चलते हैं आगे। वॉट गुड्स, गुड्स खरीदिए भाई, ऑब्वियस बात है, हमारा खर्चा हो गया। बाय परचेजेस कितने रुपए की है, वॉट गुड्स 7,000 रुपीज़ की। पेड कैरिज इन कैश, कैरिज पेड कर देंगे भाई, फिर तो ओके। ये कौन सी डेट में हुआ है काम, वॉट गुड्स 5 हुआ है 5 अप्रैल को। अच्छा, कार्ड कैरिज परचेज हुआ है 6 को, वो पेड हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कैरिज इन कैश, ये भी पेमेंट हो गया कैरिज 200 रुपीज़ का, इसे भी पेमेंट कर दो। चलते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8 को, $7,500 की ये क्या गया। ठीक है, 8 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। 10th को हम फिर से पढ़ेंगे। सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 को जो भी काम हुआ है वो डिपॉजिट हो गया, कहाँ पर जा करके, बैंक में। ठीक है, अपने बैंक हम इंक्रीज करेंगे भाई, जो आया है हमारे पास से, यहाँ पर कम करो इसको, 8 बाई सेल 7,500 हो गया, और यहाँ पे ये कैश हो गया। ठीक है, चलो आगे, ये आ गया हमारा 10th को हुआ है सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पर
कैश कितने से 7,500 से, और यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा हमारा बैंक गारंटी है 7,500। क्लियर हुई मेरी बात? क्या हुआ था कि 8 को गुड्स सेल हुई थी, ठीक है, 8 तारीख को कैश में, ठीक है। उसके बाद जो अप्रैल 8 तारीख को जो कैश हमारे पास आया था वो हमने किस में डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो 8 तारीख को तो कैश हमारे पास आ गया, ये आ गया सेल से। 10 तारीख को हमने इस कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इतना हमारे पास से कम हो गया। ये कम वाली एंट्री होती है और ये हमारे पास बढ़ जाता है। कौन एंट्री क्लियर हो रही है? चलते हैं आगे। 10 के बाद हम पहुंचते हैं 12 पे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपये निकाले गए हैं बैंक से। ड्रॉइंग हो गई, डेट है हमारी 12 और वो भी कहाँ से निकला है? बैंक से। बैंक को रुपये कम करेंगे हम 3,000। चलते हैं आगे। बॉट गुड्स फ्रॉम अनवर। अनवर से अमर है, सॉरी, अमर से हमने सामान को खरीदा है। कौन सी डेट है भाई? 10,000 रुपीज़ का सामान हमने खरीद लिया अमर से। अच्छा, अमर को क्या दिया है? और पेड अमर बाय चेक एंड ही अलाउड अस डिस्काउंट 300 रुपीज़ का। ओके, चलो सही, खरीद हमने सामान खरीद लेंगे और पेमेंट भी करते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम अमर 10,000 रुपीज़ के अमर से सामान खरीद लेते हैं और उसको पेमेंट भी कर देते हैं 9,700 रुपीज़ से, ठीक है। चलो पेमेंट कैश। ये तो देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम अमर, अमर से सामान खरीदा तो कैश में खरीदा, ये तो बताया नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं। जो हमने पेमेंट किया गया उसकी हम एंट्री जरूर बना देंगे यहाँ से, बाय अमर। जब हमने पेमेंट किया तब की एंट्री बनाएंगे। कितना पेमेंट किया हमने उसको? 9,700 रुपीज़ का चेक से पेमेंट किया गया, ठीक है। उसने हमें कितने रुपए का डिस्काउंट दे दी? 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट की तो यहाँ कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम कैश बुक बना रहे हैं, है ना। तो जो एंट्री में नहीं है तो ये तो जनरल का काम है ना, तो जनरल एंट्री में उसका डिस्काउंट चला गया। यहाँ पर नहीं, हम इसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम। क्लियर है मेरी बात? भाई डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमको, तो डिस्काउंट की एंट्री यहाँ नहीं बनेगी। हमने सिर्फ कितना पेमेंट किया उसको? हमने सिर्फ उसको 9,700 रुपीज़ पेमेंट किया। और कब किया? डेट और उसको हम मेंशन कर दें 17, ठीक है। इसका मतलब जब हमने 15 को जब हमने सामान खरीदा था उससे, उस टाइम पे हमने उसे पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट पे था। और हमने कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ही आइटम को लिखा जाता है, क्रेडिट का यहाँ पर कोई काम नहीं। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे इतनी आपको? चलते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को गुड्स सेल करनी है, डेट है हमारी 19। सोल्ड गुड्स टू मोहन 8,000 रुपीज़। और फिर अच्छा, उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन 8,000, ठीक है। अब जो सोल्ड गुड्स लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर इस दिन 19 को इसने हमें रुपए नहीं दिए, समझ गए? हमें रुपए हमारे पास कम है 21 को, तो एंट्री बनेगी 21 को, क्योंकि हम क्रेडिट कोई काम यहाँ पर नहीं करते हैं। 21 को हमारे पास आ गया तो मोहन से हमें कितने रुपये मिल गए भाई कैश में? 8,000 नहीं, 8,000 रुपीज़ मोहन से, हाँ मोहन से हमें मिल गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मोहन से हमको मिल गए। आगे चलते हैं। 23 को क्या हुआ है? 23 को चेक जो रिसीव हुआ था फ्रॉम मोहन से, इट एंडोर्स टू गोपाल। ये किसको चला गया? गोपाल को। कितने रुपए का? 8,000 रुपये का। फिर मतलब हमारे पास चेक आया भी और चेक हमारे पास से कहाँ चला गया? अब गोपाल को। तो एक और फिर खर्चा हो गया, डाल दो मैं यहाँ पर गोपाल। 23 कितने रुपए का? पूरा 8,000 रुपीज़। सही है। अच्छा, ये वाली बात दिमाग में तो नहीं है कि चेक रिसीव हुआ है, हमने कैश में डाला हुआ है, क्योंकि जो चेक रिसीव होते हैं वो कैश इन हैंड माने जाते हैं, है ना, जब तक उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर दिया गया था तब तक। समझ गए? हैं? क्योंकि ये चेक हमको रिसीव हुआ था, मोहन ने हमको दिया था 8,000 रुपीज़ का, तो आ गया हमारे पास, कैश हमारा बाहर
बैंक नहीं बढ़ेगा। बैंक तब बढ़ता है जब हम बैंक में उसे डिपॉजिट कर देते हैं, राइट। और उसी को उठा करके हमने गोपाल को दे दिया, है ना, तो हमारे पास से फिर कैश कम हो गया। बैंक नहीं कम होगा, कैश कम होगा। समझ गए? चले आगे। अब कौन सी डेट में काम आ जाता है हमारा? 21, 23 तक कंप्लीट हो चुका है भाई। 25 पेड इन टू बैंक, बैंक को पेड किया है भाई हमने 4000 रुपीज़। किसी से पेड किए पता नहीं, चलो बैंक को पेड कर ही देते हैं 4000 रुपीज़। तो बैंक में इंक्रीज कर देंगे हम, और यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा 25 में। बैंक तो हमारा इंक्रीज हो गया, किसी चीज़ के खर्चे के लिए हमने बैंक को पेड किया है, एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये कम हो जाएगा इतना। डेट है 25 अप्रैल, कितनी रुपीज़ का है? 4000 रुपीज़ का काउंटर एंट्री है, सही है। आगे आते हैं 26 में। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुमित एंड बैंक द सेम डे 3800। ये सही है। सुमित से हमें एक चेक आया और हमने सेम डे उठा करके उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया 3800 रुपीज़ का, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारे पास चेक आया होगा, है ना, तो हमारा इसका मतलब कैश बढ़ा होगा, हमने बताया था कैश बढ़ता है। और फिर हमने उठा करके उसको क्या कर दिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब कैश हमारे पास से कम हुआ और बैंक हमारा बढ़ गया। चलो कैश भी कम करेंगे और बैंक भी इंक्रीज करेंगे। 26 को सुमित कितने रुपीज़ का है? 3800 रुपीज़ का, ठीक है। और चलो सुमित से आ गए ये तो हमारे पास, और उस दिन हमने उसको डिपॉजिट भी कर दिया, डिपॉजिट हो गया। क्लियर है ये बात मेरी? हाँ, ये तो एंट्री वहीं क्लैश चाहिए, तो इतना ही बनेगा खाली हमारा। आगे चलते हैं 26 में ये काम हो गया। 27 में चलते हैं। पे रेंट 1000 एंड चैरिटी 500 से सिंपल है। रेंट पेड कर दो यहाँ पर बाय रेंट और बाय चैरिटी। कितने का है रेंट हमारा? 1000 रुपीज़ का, और चैरिटी है हमारी 500 रुपीज़, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं 29 को। 29 को क्या हुआ है? बैंक नोटिफाइड दैट चेक रिसीव फ्रॉम सुमित हैज़ बीन डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस और ओवर 30 रुपीज़ के। समझ गए? जो सुमित ने जो बैंक डिपॉजिट हमें दिया था ये, और हमने यहाँ डिपॉजिट करवा दिया था 3800 रुपीज़ का, ये क्या हो गया? ये डिसऑनर हो गया है और इसमें हमारा खर्चा और हो गया है 30 रुपये का, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास से आगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से बैंक में इतने पैसे कम हो गए, हो जाएगा 3830 रुपीज़ निकल के आ गए। चलते हैं आगे। बैंक चार्जेस और हो गए 200 रुपीज़ के, शायद इसी की वजह से हो गए हैं बैंक चार्जेस 200 रुपीज़। चलो तो भाई हमारा इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखें इसको, देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री जो जिसमें हम सी लिखे हुए हैं वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मुझे लगता है इतनी बात आपको मेरी समझ में, इस क्वेश्चन के तहत आपको समझ में आ गई होगी। टोटल हम कर लेते हैं। टोटल हमने अपने पास करके रखे हुए हैं बच्चों, बैलेंसेज आ जाएंगे हमारे, जो हम नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे CD। इसका कैश में आएगा 1800 रुपीज़ का,
ये बैलेंसेस हमारे नेक्स्ट में हम नेक्स्ट मंथ उस मंथ के लिए 1 अप्रैल के लिए फर्स्ट, जैसे भी 1 अप्रैल का अगर हम बना रहे हैं तो 1 मई के लिए जाएगा। ओके, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर आ जाएंगे ये बैलेंसेस। देखिए क्वेश्चन हो गया डबल कॉलम में, सिंपल। डेट पर्टिकुलर्स एनएफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स एनएफ कॉन्ट्रैक्ट और कैश बैंक के लिए, ठीक है। बाकी सब कुछ एकदम सिंपल रहेगा। ये हमारी इनकम साइड रहेगी, ये हमारे एक्सपेंसेस के साइड रहेंगे। बस आपको सिर्फ इसमें यहाँ पर जो फोकस करना होगा वो कॉन्ट्रा एंट्री पर करना होगा, ये कहीं कॉन्ट्रा एंट्री हमारी गलत ना हो जाए। आई थिंक इतना करने के बाद मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। बस इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज़ बता दें, जैसे हमने टू बैलेंस लिखा हुआ ना बैंक का यहाँ, तो ये ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे बाय बैलेंस हमको यहाँ से शुरू कर दें हम, ठीक है, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है। ये जो बैलेंसेज आएंगे तो ये कैश का हमेशा यही यहाँ वाला बैलेंस बचेगा। अगर समझें आप मेरी बात को, तो कैश में यही वाला बैलेंस बचेगा, कैश का ये बैलेंस नहीं आ सकता है, ठीक है। और बैंक का ये आ सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट में रहता है, पर कैश ओवरड्राफ्ट में नहीं हो सकता है। समझ गए आप मेरी बात को? आई थिंक प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर भी अगर कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पैटी कैश बुक लेकर के आते हैं, यानी कैश बुक का पार्ट 3। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। गुड बाय।